नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आप सभी का स्वागत है। मैं आकांक्षा पांडे और आज हमारे साथ हैं हाईकोर्ट बार एसोसिएशन से महासचिव पद के प्रत्याशी प्रशांत सिंह उर्फ रिंकू जी, जिनसे हम हाईकोर्ट में होने वाले चुनाव की बात करेंगे। तो प्रशांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टॉक शो में। धन्यवाद। सबसे पहले शुरू करते हैं हम संशोधन से। जो अभी संशोधन हालिया हुए हैं हाईकोर्ट बार एसोसिएशन में, उस पर आपकी क्या राय है? कैसे हैं, सही हैं, गलत हैं? संशोधन जो हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन बहुत जल्दीबाजी में कदम उठाया गया है। और मेरा मानना था कि माननीय अध्यक्ष राधाकांत ओझा जी जब शपथ ग्रहण किए उसके 1-2 महीने बाद इनको संशोधन कर लेना चाहिए। जब इनका कार्यकाल समाप्त होने लगा और लास्ट में अपना 1 महीना बढ़ाने के लिए इन्होंने 4 फरवरी तक कार्यकाल बढ़ाने के लिए संशोधन किया, इससे मैं असहमत हूँ। अच्छा, तो सर, संशोधन में एक चीज और आई है कि अब वोटरों के भी 5 मुकदमे होने चाहिए, तब वो वोट कर पाएंगे। इससे आपको क्या लगता है कि वोटर्स कम नहीं हो जाएंगे, या कि नई कार्यकारिणी इस पे कुछ अलग डिमांड करेगी, अब कोई और संशोधन करेगी बाद में? बात आपकी सही है, इससे वोटर कम हो गए, जल्दीबाजी में उठाया गया फैसला था। मेरा मानना 5 नहीं 10 मुकदमे ये कर दे, लेकिन आम अधिवक्ता को इनको समय देना चाहिए। 2 साल कोरोना का काल था, उसमें आम अधिवक्ता अपने जीविकोपार्जन के लिए ही परेशान था। उस समय किसी बार एसोसिएशन और बार काउंसिल और किसी सरकार ने हमारे आम अधिवक्ता को कोई मदद नहीं दिया। और मेरा मानना है कि संशोधन होना चाहिए, हमेशा संशोधन। भारत के संविधान में संशोधन होता है, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान 22 के में होना चाहिए बार एसोसिएशन के, लेकिन उसके लिए कुछ डीम्ड और फिट प्रॉपर ऑर्डर होने चाहिए। आप जल्दीबाजी में जो फैसला लिए, मैं उससे असहमत हूँ। बाकी जो संशोधन हुआ है उससे मैं सहमत हूँ। और जो चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट हैं उनको जो उन्होंने 20 मुकदमे और 25 मुकदमे 15 किया, इसका तो मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज केवल 8200 मतदाता बचे हुए हैं, क्या लगता है फाइट कैसी होगी? फाइट बहुत अच्छी होगी और बहुत ही कम अंतर से लोगों की जीत हार होगी। सर, 81% लोगों ने इसमें वोट किया है संशोधन के लिए, बाकी जिन्होंने नहीं किया है उनके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, 81% नहीं किया है। 14,000 हमारे बार एसोसिएशन के मेंबर थे, जिनमें से 3,700 लोगों ने वोटिंग में साथ दिया। अच्छा। और वोटिंग में लगभग 700 लोगों ने विरोध किया है। 3,000 लोगों ने इनको जो है संशोधन में 50% हो गया साथ दिया है। अच्छा, दूसरी बात जो है संशोधन की साथ उसकी बात नहीं है, संशोधन इन्होंने किया उसकी कोई बुराई नहीं है, सारी चीजें। लेकिन जो आनंद फानन में इन्होंने कर दिया है, 14,000 मतदाताओं से उन्हीं का मताधिकार छीनने के लिए इन्होंने वोटिंग कराया। अच्छा। सर, अब आपको क्या लगता है कि इस संशोधन के बाद सिर्फ प्रैक्टिशनर्स ही आ पाएंगे? देखिए, प्रैक्टिशनर तो मैक्सिमम एडवोकेट हैं। अगर हम साल में एक ही मुकदमा करते हैं तो इसका मतलब हम एक्टिव प्रैक्टिस नहीं है। अगर एडवोकेट अपने चैम्बर में बैठ के लीगल एडवाइस करता तो भी लेंथ ऑफ प्रैक्टिस काउंट होगी, वो एक्टिव प्रैक्टिस है। राम जेठमलानी जी तो साल में एक ही मुकदमा करते थे, क्या वो एडवोकेट नहीं थे? प्रैक्टिसिंग एडवोकेट नहीं थे, एक्टिव प्रैक्टिस नहीं था। जी जी। सर, बात अगर मैं बेंच और बार की करूं तो हमेशा उसमें असमंजस पैदा होती है। आप लोग ऐसा कहते हैं कि कंपैटिबिलिटी क्या नहीं बन पाती है क्या बेंच और बार के बीच में? देखिए, बेंच और बार में जो हमारे वर्तमान कार्यकारिणी है, इनका कार्य प्रणाली बहुत गड़बड़ था। इन्होंने बार और बेंच के रिलेशन को कुछ सुधारा नहीं। आज जो फ्रेश केसेज है 6-6 महीने पास ओवर हो रहा है, उसका कहीं कोई नंबर नहीं आ रहा है। अच्छा, दूसरी बात, जो मेन मुद्दा है केसों की पेंडेंसी, जजों का अपॉइंटमेंट और कुछ न्यायाधीशों द्वारा अधिवक्ताओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाना, या उनको कोई नियम कानून हाईकोर्ट रूल्स का मानना नहीं, वो बाई कोर्ट के ऑर्डर से हम 25 केस पे ही रिवाइज करेंगे, हम 50 केस पे रिवाइज करेंगे, ऐसा बहुत ढेर सारी समस्या है। बार एसोसिएशन का काम देखिए सुधार का तो है सारी बात, लेकिन हमारे बार एसोसिएशन का पहला काम है आम अधिवक्ता के मुकदमों का निस्तारण कैसे हो। अच्छा, रही बात न्यायपालिका का गठन न्यायाधीश और अधिवक्ता के लिए नहीं, ये वादकारी के लिए होता है। वादकारी का हित ही सर्वोपरि माना जाता है। वादकारी के बारे में आप कुछ नहीं सोच रहे हैं। वो बेचारा आता है और ये हाई कोर्ट इलाहाबाद में रुकता है, एक दिन अपना नाश्ता पानी करता, शाम चला जाता। क्या है कि 150 नंबर का मुकदमा लगा है और नंबर आता नहीं है।
सर एक बड़ा मशहूर सा डायलॉग है, तो आपने शायद सुना होगा, सनी देओल का है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। कहीं ना कहीं ये कोर्ट का फ्लॉ बताता है। हमारे यहाँ न्याय व्यवस्था बनाई तो अच्छी गई है, लेकिन न्याय मिलने में बड़ी देरी है। क्या वजह मानते हैं आप इसकी? इसकी दो वजह है। पहली वजह तो ये है, न्यायाधीशों का जो चयन होता है कोलेजियम पद्धति, इसको मैं गलत मानता हूँ। जो वंशवाद चल रहा है ये गड़बड़ चीज है। न्यायाधीशों की नियुक्ति न्यायिक आयोग से इनको करना चाहिए, जिससे अच्छे और तेज लोग आए। इससे भी बार एसोसिएशन से भी जो आते हैं अच्छे होते हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनकी कुछ संलिप्तता होती है और वो डिले टैक्टिस करते हैं। हमारा तो मानना है कि बड़े चैम्बर और जजेस के लड़कों को बेनिफिट देने के लिए हम 25,000 रुपये फीस लिए वो मुकदमा हम 2 महीने में नहीं करा पाते हैं। वो किसी सीनियर के यहाँ चला जाता, बड़े वकील के पास, और 2 लाख रुपए फीस लेता, 25,000 रुपये दे के NIC में अगर मुकदमा लगवा देता है तो उसका जो है अंडर 50 या अंडर 10 आ जाता है, उसका काम हो जाता है। इससे सामान्य अधिवक्ताओं का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, कॉमन मैन का नुकसान हो रहा है। तो सर आप मतलब कि आपके हिसाब से क्या होना चाहिए जिससे कि ये सारी चीज़ें खत्म हो? मेरे हिसाब से इनको उतने ही मुकदमे लगाने चाहिए जितना ये निस्तारण कर पाए। दूसरी बात, न्यायाधीशों के एक इनको मीटिंग करना चाहिए जिसमें आम, देखिए आप वकील का काम नहीं करते हैं, आप वादकारी का हित सर्वोपरि, वादकारी को जो है आप सुप्रीम कोर्ट लगातार कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट कहता है लोअर कोर्ट के मुकदमे यहाँ आने नहीं चाहिए, बेल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाना ही नहीं चाहिए। लेकिन हमारे जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जो है अधीनस्थ न्यायालयों पर इतना दबाव बना देते हैं, स्ट्रक्चर पास कर देते हैं, कई प्रकार की इंक्वायरी कर देते हैं और डर के मारे बेल और सब देते हैं। ट्राइबल बाई मजिस्ट्रेट वो हाई कोर्ट आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट जा रहा है। महासचिव पद का चुनाव आप लड़ने वाले हैं, तो आप सबसे पहले तो महासचिव पद की इम्पोर्टेंस, मतलब कि क्या इसकी ज़रूरत है, और दूसरा आप अपनी नीतियां या अपने कुछ बातें बताइए जो आप महासचिव पद बनने के ग्रहण करने के बाद अप्लाई करने वाले हैं। मैं 2017-18 में ज्वाइंट सेक्रेटरी एडमिन रह चुका हूँ और हमारे यहाँ जैसे लेडीज चैम्बर है, कोड नंबर 39 के सामने उनके टॉयलेट में ताला लगा दिया गया, PIL हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई लेकिन वो नहीं खुला। वहाँ पे एक पाशाली जी, उन्होंने कहा रिंकू जी आप एडमिन हैं, उसका कोई करवाइए। हम कहे मैडम हाँ जरूर करवाऊँगा। मैं मुख्य न्यायाधिपति महोदय बहुत अच्छे थे, गोविंद माथुर साहब, उनके पास गया। एक OSD बिल्डिंग थे मलखान सिंह साहब, उन्होंने सारी समस्याओं का निदान किया और जो टॉयलेट का सीपेज था उसको तोड़वा के गोविंद माथुर साहब ने नया टॉयलेट ही बनवा दिया। जिससे अच्छा रही बात बार एसोसिएशन, बार एसोसिएशन क्या देता है आम अधिवक्ता को? आम अधिवक्ता को वो कोर्ट सुचारू रूप से चले, किसी अधिवक्ता के साथ कोई बदसलूकी ना हो, उसको जो है बढ़िया टॉयलेट साफ सुथरा मिले, उसको शुद्ध पानी मिले, कैंटीन में अच्छा नाश्ता उसको मिले, साफ सफाई रहे। बार का यही काम है, बार का काम है आम अधिवक्ता का हित करना। क्योंकि हम लोग जब चुनाव लड़ते हैं तो उसी आम अधिवक्ता से हाथ जोड़ करके वोट लेते हैं और चुन के आते हैं। और पता चला चुनने के बाद मैं बहुत बड़ा मठाधीश और बहुत बड़ा मैं महासचिव हो गया हूँ, बाद में साल भर पद जाने के बाद फिर उसी के पास हाथ जोड़ के जाना पड़ता है। तो आपके मुद्दे अधिवक्ताओं को लेके ही होंगे? मेरा मुद्दा पहले है कि ये जो पेंडेंसी है इसको खत्म करें। ये जो लिस्ट लगेगी मुकदमे, अगर ये 100 केस लगाए तो 100 के 100 निस्तारण हो। बहुत से न्यायाधीश हैं उनको PS नहीं दिया जाता है क्योंकि बहुत अच्छे जज हैं, बहुत रिलीफ देते हैं, मेरिट के अच्छे लोग हैं, उनको पर्सनल सेक्रेटरी PS स्टोनो नहीं दिया जाता है। तो काम का बर्डन हो जाता तो वो 50 से ज़्यादा मुकदमे ही नहीं करते हैं। ये सब बहुत समस्याएं हैं और सबसे बड़ी इस हाईकोर्ट की समस्या है कि हाईकोर्ट रूल से नहीं चल रहा है। अच्छा, ये हर कोर्ट अपने ऑर्डर से चला रहा है हाईकोर्ट। सर बार एसोसिएशन की बात करूं तो इसका काम अपने अधिवक्ताओं को सुविधा देना है, जो कि ये अपनों को सुविधा देने में लगा हुआ है। क्या इस पे आप क्या टिप्पणी करेंगे? देखिए, आम अधिवक्ता का जब अधिवक्ता की सुविधा मिलेगा तो अधिवक्ता जो है मुकदमों में ज़्यादा मेहनत करेगा, निस्तारण करेगा। आम गरीब जो हमारे आता है वादकारी, उसका भला होगा। न्यायपालिका का मैंने पहले भी आपको बताया है कि गठन जो है न्यायाधीश और अधिवक्ता हित के लिए नहीं है, वादकारी हित के लिए है। हमको बार एसोसिएशन को प्रयास करना चाहिए जिससे वादकारियों का सबसे ज़्यादा हित हो सके। अगर एक डेट लगे, अगर एक डेट पे नहीं दूसरे डेट पे उस मुकदमे का निस्तारण,
और इस हाई कोर्ट की ही नहीं पूरे देश की सबसे बड़ी विडंबना है मुकदमों की पेंडेंसी। मुकदमों की पेंडेंसी। ठीक है सर, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि अनिल तिवारी जी ने बार के लिए सबसे ज्यादा काम किया है? देखिए, मेरी नज़र में अनिल तिवारी जी ने भी काम किया है। आई.के. चतुर्वेदी साहब मेरे साथ प्रेसिडेंट थे, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। हमारे साथ ए.सी. तिवारी साहब महासचिव थे, उन्होंने भी अधिवक्ता हित में बहुत कार्य किया है। उसके पहले राकेश पांडे बबुआ जी थे, वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। तो मेरा मानना, देखिए, जो बार का अध्यक्ष मंत्री होता है वह वास्तव में बार के हित के लिए कार्य करता है, लेकिन वो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए, मुकदमे में ज़्यादा इंगेजमेंट होने के लिए वो बार की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, जिससे अधिवक्ताओं का सुविधाएं बढ़ती जाती हैं। आप हाईकोर्ट चली जाइए, आप गलियरे में टहल नहीं सकते कॉरिडोर में। आप किसी भी टॉयलेट में जाइए, जो है टॉयलेट इतना गंदा है कि आप विश्वास नहीं मानेंगे। तो मूलभूत व्यवस्थाओं का जो है अभाव है इस बार एसोसिएशन में। और जब मैं अपने पद पे था 2017-18, आम अधिवक्ता मुझे मेरे बारे में जानता है। आप इस इलाहाबाद उच्च न्यायालय प्रांगण में किसी से भी पूछूंगी, वो ये कहेगा कि मैं प्रशांत सिंह रिंकू को जानता हूँ या जानती हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। IJ एडमिन रहते हुए मैंने जो कर सकता था, मैंने आम अधिवक्ता के हित में कार्य किया है। सर, हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर से प्रशांत सिंह रिंकू जी के साथ अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप बने रहे मनोज तिवारी टॉक शो के साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मनोज तिवारी टॉक शो में। हम अपनी चर्चा को प्रशांत सिंह रिंकू जी के साथ आगे बढ़ाते हैं। सर, आगे बात करूं जूनियर अधिवक्ताओं की, तो आपके हिसाब से उनके लिए क्या सुरक्षा और सुविधा होनी चाहिए? जूनियर अधिवक्ताओं के लिए मेरा मानना है, उनकी सबसे बड़ी समस्या होती है आर्थिक। और जब जूनियर एडवोकेट बीमार हो जाता है, इलाज उसकी सबसे बड़ी समस्या, आर्थिक समस्या ही सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि जूनियर एडवोकेट लगभग 5 से 10 साल संघर्ष करता है, तब उसके जो है अच्छे से उसकी आर्थिक आमदनी होने लगती है जी। और बार एसोसिएशन को ध्यान देना चाहिए, जूनियर एडवोकेटों के लिए सेमिनार करें, जजेस को बुलाएं, उनको पारंगत करें। हफ्ते में एक बार सेमिनार करना चाहिए, जिससे जूनियर एडवोकेट जो है आर्गूमेंट कैसे करना है, कोर्ट में अपनी बात को कैसे रखना है, ड्राफ्टिंग कैसे करना है, प्लीडिंग कैसे करना है, इन सब चीज़ों बार एसोसिएशन को ध्यान देना चाहिए और इसके लिए सेमिनार करना चाहिए। सर, ध्यान देने की बात से एक और बात आती है महिला अधिवक्ता की। सर, जहाँ तक कि मुझे पता है कि अध्यक्ष या महासचिव के लिए किसी महिला अध्यक्ष को अभी तक नहीं चुना गया है, तो इसकी क्या वजह मानते हैं आप? और दूसरा कि इनकी सुरक्षा पे भी कम बातें होती हैं, इन दोनों ही बातों की क्या वजह मानते हैं आप? देखिए, महिला अध्यक्ष नहीं हो पाई, ये इस बार एसोसिएशन का दुर्भाग्य है। बहुत ही तेज लेडी सेक्रेटरी थी, तो वो साधना उपाध्याय जी, और बहुत एक्टिव थी, और उनके जैसे व्यक्तित्व की धनी महिला को यहाँ बार का प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ना चाहिए। और ऐसे लोग, अच्छा, दूसरी समस्या है, महिलाएं बहुत कम भागीदारी करती हैं प्रेसिडेंट या अन्य पे। और हमें जो लगता है बार एसोसिएशन में अभी कुछ कमियां हैं, जो कि हम लोग महिलाओं को उतना आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। आप न्यायाधीश देख लीजिए, उनका न्यायाधीश में सबसे कम अपॉइंटमेंट होता है जी। इस हाई कोर्ट में महिलाओं के टॉयलेट की सबसे बड़ी समस्या है, आप देख लीजिए। महिलाओं को आगे लाने के लिए बार को सेमिनार करना चाहिए, इस पे महिलाओं की एक मीटिंग करना चाहिए और उनको आगे बढ़ने के सारे प्रयास करने चाहिए। इनफैक्ट कि बार एसोसिएशन और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक की वैकेंसीज महिलाओं के लिए निकाली गई थी, ये कहते हुए कि महिलाएं कम पार्टिसिपेट करती हैं। तो इसकी वजह मैंने आपसे पूछी कि क्या सुरक्षा इसकी बड़ी वजह हो सकती है? नहीं, आज के समय देखिए सुरक्षा की कोई कमी नहीं है, सुरक्षित है महिलाएं। और आज के देश की महिलाएं जो है फाइटर प्लेन सुखोई 30 उड़ा रही हैं, और महिलाएं बहुत आगे हैं, पुरुषों से भी 2 कदम आगे हैं। और जिस पद पे जहां भी रहती हैं, वो हमें लगता है पुरुषों से ज़्यादा अधिक चिंतनशील और अच्छा कार्य करती है।
सर इसी बात पे मैं अगर प्रोफेशनल एथिक्स की बात करूं तो कई सारे अधिवक्ता हैं जो अपने एथिक्स के खिलाफ काम करते हैं। क्या ऐसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए? अवश्य ऐसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए और उनके खिलाफ जो है कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि जैसे हमारा बार एसोसिएशन है, बार काउंसिल है, जब हम पद पे, जैसे मैं ही प्रशांत सिंह रिंकू पद पे चुन लिया गया, जब मैं आम अधिवक्ता के लिए काम करूंगा तो अपने लिए कम समय मिलता है। और दूसरी बात, जब हम आम अधिवक्ता के लिए काम करेंगे तो हमारे अपने जो है आर्थिक लाभ कुछ कम हो जाते हैं। तो अच्छा, चुनाव में भी मतदाता जो है समझ नहीं पाते हैं, लोग लुभावन बातों में जो है फिर जाते हैं। उनको देखना चाहिए जो वास्तविक अधिवक्ता हित की लड़ाई लड़े, अधिवक्ता के लिए संघर्ष करे, समाज के लिए संघर्ष करे, ऐसे व्यक्ति के व्यक्तित्व का चुनाव करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ आप प्रशांत सिंह रिंकू को दीजिए। अगर प्रशांत सिंह रिंकू 2018 में संयुक्त सचिव प्रशासन थे, अगर कार्य अच्छा तो आप वोट दीजिए, अगर कार्य अच्छा न हो तो नकार दीजिए। आप जाति, धर्म, संप्रदाय, भोजन, दावत, इन सबसे दूर रहिए। आप व्यक्ति के व्यक्तित्व उसके मेरिट पे जो है डिसाइड करिए। अब आप कहिए मैं प्रतापगढ़ का हूँ, सुल्तानपुर का है तो पंडित जी हैं, और ठाकुर साहब हैं, वो श्रीवास्तव जी हैं तो हमारे चैम्बर के हैं, हमारे मामा के लड़के हैं। इस तरह बार के जब चुनाव होता है तो नकारा पदाधिकारी आ जाते हैं जो बार को बेड़ा गर्क कर देते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने बहुत सही बात कही। बार के चुनाव में एक और बात आती है जो हर बार का भरोसा दिलाते हैं, चैम्बर, पार्किंग जैसी समस्याओं को सुलझाने का। लेकिन हर बार ये बातें रह जाती हैं, वादे रह जाते हैं, लोग आते हैं, पद ग्रहण करते हैं और उसके बाद ये सारी चीजें भूल जाते हैं। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहना है कि 2018 में जब मैं एडमिन था तो आई के चतुर्वेदी साहब प्रेसिडेंट थे, एसी तिवारी साहब थे, गोविंद माथुर साहब के पहले जो है जस्टिस भोसले साहब चीफ जस्टिस थे। तो उन्होंने एक जो है कार्य योजना बनाया, एक जो है बड़ा सा चैम्बर और पार्किंग के लिए 12 तल्ले की बिल्डिंग के लिए जो है प्रस्ताव बना के भेजा, इसको सरकार ने अप्रूव कर दिया। अब हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के पीछे जो है 14 तल्ले की बिल्डिंग बने, जिसमें 5 तल्ले लगभग जो है पार्किंग होगा। अब आपके चैम्बर और कैंटीन इन सब की समस्याओं से निजात हो जाएगा। हाँ, उसमें बहुत बड़ा योगदान मिस्टर अमरेंद्र जी का रहा, जो इन्होंने गए शासन में मुख्यमंत्री जी से मिले, इन्होंने पूरा बजट एक साथ लट करा दिया और वो बिल्डिंग 2024 में कंप्लीट हो जाएगी। और पूरे हिंदुस्तान में एडवोकेट के लिए ऐसी बिल्डिंग अभी कोई बनी नहीं है। तो सर क्या इस बिल्डिंग में बार के लिए आवास और अस्पताल भी है? देखिए, आवास तो इसमें नहीं है, अस्पताल के बारे में मुझे पता नहीं है, और वो सिर्फ पार्किंग और चैम्बर के लिए है। तो सर अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या बार के लिए अस्पताल और आवास भी होना चाहिए, तो इस पे आप क्या कहेंगे? बार के लिए एक अस्पताल होना चाहिए, ये बहुत अच्छी मांग है। और इस पे मैं अगर महासचिव बनूंगा तो हाई कोर्ट बार एसोसिएशन प्रतिनिधिमंडल लेकर के मुख्य न्यायाधीश महोदय से, प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री साहब से मिलूंगा और अधिवक्ताओं के लिए एक अच्छे और सुविधापूर्ण अस्पताल का निर्माण कराऊंगी, ये मेरा वादा है। सर अगर मैं कार्यकाल की बात करूं तो आपको नहीं लगता कि 1 साल का कार्यकाल बहुत कम है? इसे कम से कम 2 साल का तो होना ही चाहिए। इस पे मैं सहमत हूँ। एक साल का कार्यकाल बहुत अच्छा होता है। अच्छा। जब पदाधिकारी अच्छा निकल गया तब तो लगता है कार्यकाल कम है, लेकिन पदाधिकारी अगर गड़बड़ और गद्दार निकल गया तो वो 2 साल एकदम पागल बना देगा। बिल्कुल सर। तो आप अपना पद ग्रहण करने के बाद, महासचिव पद के ग्रहण करने के बाद आपका पहला काम क्या होगा? मेरा पहला काम होगा हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की साफ सफाई करवाना, जितनी गंदगी उसको दूर कराना। और दूसरा बात, चीफ जस्टिस साहब से मिलकर के जो कोर्टों की प्रक्रिया जो बैकलॉग चल रहा है, फ्रेश जो है 25 बार पास ओवर हो रहा है, उसको सुधरवाना है। अच्छा। मुकदमों का निस्तारण त्वरित करवाना है। सर हाईकोर्ट के चुनाव में करीब 50 लाख तक का खर्च हो जाता है, रिकवरी कैसे होती है इसकी? देखिए, मैं तो चुनाव लड़ रहा, 1 रुपए भी नहीं खर्च कर रहा हूँ। आपके व्यक्तित्व का मतलब है, अगर आप दावत और ड्यूज और ड्रिंक्स की व्यवस्था करेंगे तो पैसा खर्च होगा। अगर 50 लाख अगर मैं खर्च करूंगा तो मैं जीतने के बाद सब सोचूंगा कि मुझे 2 करोड़ मिले। तो ऐसे व्यक्ति के बहिष्कार कर दीजिए जो 50 लाख खर्च कर रहे हैं। सर आप अपना महासचिव के रूप में आप किसे अध्यक्ष देखना चाहेंगे? आप अगर महासचिव बनते हैं तो अपना अध्यक्ष किसे देखना चाहेंगे? मैं कुछ नाम ले लेती हूँ। तो नाम मैं कुछ लेना चाहूंगी, उसमें है सीपी उपाध्याय जी, अतुल पांडे, IK द्विवेदी और अनिल तिवारी।
देखिए मैडम, मेरा व्यक्तित्व ऐसा है, हम अधिवक्ता के लिए मैं कार्य करता हूँ, चाहे जो मेरे लिए अध्यक्ष चुन के आएगा मैं उसके साथ बहुत ही सहजतापूर्ण बहुत अच्छे से कार्य करूँगा। अधिवक्ताओं का हित नहीं होने दूंगा और ना अध्यक्ष न मंत्री न कार्यकारी कोई तानाशाही नहीं कर पाएगी। ये मेरा आम अधिवक्ता स्वभाव, चाहे जो जीत के आए मैं उसके साथ अच्छे से कार्य करूँगा और उसको भी अच्छा कार्य करवाऊँगा। सर, अंत में आप अपने अधिवक्ताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अधिवक्ता भाई बंधुओं को ये संदेश देना चाहता हूँ, आप व्यक्ति के व्यक्तित्व के ऊपर उसके मेरिट पे आप उनका चुनाव करिए। जो है जाति धर्म संप्रदाय दावत इन सब से परे रहिए। नहीं, जिस तरह लोभी के गांव में लबार खाली नहीं जाता है, उसी तरह हम आप जो भुगत रहे हैं इस समय वर्तमान कार्यकारिणी से, आने वाले समय में और बुरे दिन होने वाले हैं। हमें तो आजकल लगता है कि हमारी ये संस्थाएं हमको परेशान करने के लिए बनी हैं, अधिवक्ता हित का तो कोई कार्य ही नहीं हो पा रहा है। तो मेरा आप आम अधिवक्ता से, आम मतदाता सबसे अनुरोध है, आप व्यक्ति के व्यक्तित्व उसके कर्मों पे उसके मेरिट पे आप चुनाव करिए, जो आपके हर आंदोलन में हमेशा आपके साथ रहा हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रिंकू जी, हमारे टॉक शो में पार्ट करने के लिए और हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए। धन्यवाद। तो जैसा कि अभी आपने प्रशांत सिंह रिंकू जी को सुना, जो कि महासचिव पद के लिए बार एसोसिएशन के चुनाव में लड़ने वाले हैं, उन्होंने कैसे अपने अधिवक्ताओं को अपना संदेश दिया, साथ ही बताया कि वो महासचिव पद पे आने के बाद क्या क्या काम करने वाले हैं। सफाई से लेकर ईमानदारी और कंपैटिबिलिटी बनाने तक के सारे काम उन्होंने अपने गिना दिए हैं। तो देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या सर अपनी बातों पे खरे उतरते हैं कि नहीं, और पद पाने के बाद उनके क्या क्या काम होते हैं। ऐसे ही हम आपको अधिवक्ताओं से मिलाते रहेंगे, उनके इंटरव्यूज आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहें मनोज तिवारी टॉक शो के साथ। धन्यवाद।